नमस्कार दोस्तों। पिछला वीडियो आप लोगों ने देखा होगा। पिछले लेक्चर में हमने जो है बात किया था आपका इन्वायरमेंट के बारे में और नेचर ऑफ इन्वायरमेंट साइंस के बारे में। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे स्कोप ऑफ इन्वायरमेंट। बहुत बार एक क्वेश्चन जो बहुत कॉमनली फर्स्ट यूनिट से आता है वो आप लोगों ने देखा होगा कि राइट ए एसे ऑन स्कोप एंड प्रिंसिपल ऑफ इन्वायरमेंट। पिछले लेक्चर में हमने प्रिंसिपल ऑफ इन्वायरमेंट के बारे में भी बात किया था। आज का जो ये लेक्चर है ये कम्प्लीटली हमारा डेडिकेटेड है स्कोप ऑफ इन्वायरमेंट पे। तो कहानी को समझने के लिए सबसे पहले तो आपने पहला लेक्चर को अच्छे से देखना होगा, जिससे कि आप इस लेक्चर को रिलेट कर पाओ, इस टॉपिक को अच्छे से समझ पाओ। जब भी हम स्कोप ऑफ इन्वायरमेंट की बात करते हैं तो आपको सबसे पहले इन्वायरमेंट को ही समझना चाहिए। और इन्वायरमेंट की डेफिनेशन कल हमने आपको बताई थी। इन्वायरमेंट जो है उसमें वो सारे एरिया आते हैं जो आपके सर्वाइवल को अफेक्ट करता हो, और वो सारे प्रोसेस आते हैं जो आपके सर्वाइवल पे बहुत गहरा इफ़ेक्ट डालते हैं। एरिया की जब भी हम बात करते हैं, बहुत सारे ऐसे सेगमेंट की हमने बात की थी लिविंग पार्ट में, और बहुत सारे प्रोसेस जो हमारे चारों तरफ जो है चल रहे हैं। तो लिविंग नॉन लिविंग दोनों कंपोनेंट के साथ साथ बहुत सारे जो n नंबर की एक्टिविटीज़ हैं वो भी हमारे सर्वाइवल को, ऑर्गेनिज़म, लिविंग ऑर्गेनिज़म के सर्वाइवल को अफेक्ट करते हैं। अगर आप इन्वायरमेंट के स्कोप में देखें तो इसका एक बहुत बड़ा सेगमेंट है फिज़िकल इन्वायरमेंट। और फिज़िकल इन्वायरमेंट में आप देखेंगे कि कितनी सारी एक्टिविटीज़ हैं जो हमारे सर्वाइवल को अफेक्ट करती हैं। जैसे कि सामान्य तौर पे आप ग्लोबल वार्मिंग की बात कर लीजिए, क्लाइमेट चेंज की बात कर लीजिए। इसी के साथ साथ आप केमिकल कंपोनेंट की अगर बात करेंगे, जैसे कि आपका ओजोन लेयर डिप्लीशन, ये भी एक बहुत बड़ा इशू है। बायोलॉजिकल कंपोनेंट की बात कर लें तो बायोलॉजिकल कंपोनेंट के साथ में हमारा बहुत सारे इशू जुड़े हुए हैं, जैसे कि आपका डिफॉरेस्टेशन। हम अपने चार मेजर जो सेगमेंट हैं एनवायरनमेंट की, अगर उनकी बात करें तो उनका भी अपना अपना बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। और वो चार सेगमेंट कौन से हैं? एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर एंड बायोस्फीयर। एटमॉस्फेयर के अपने बहुत सारे रोल हैं जो हमें, जो आपके इस तरीके से समझिए कि अर्थ पे जो सर्वाइवल है ऑर्गेनिज़म का, उसमें एटमॉस्फेयर का बहुत बड़ा रोल है। चाहे तो आप कॉस्मिक रेज़ की बात कर लीजिए, उससे प्रोटेक्शन मिलता है। चाहे यूवी रेडिएशन की बात कर लीजिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की बात कर लीजिए। एटमॉस्फेयर का एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है हमारी धरती पे जीवन को बनाए रखने के लिए। अगर एटमॉस्फेयर के ये रोल ना हो तो हमारे यहाँ पे अर्थ पे जीवन संभव ही नहीं है। दूसरा मेजर कंपोनेंट है आपका हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर जो है, ये जितना भी पानी, जितना भी वाटर रिलेटेड आपके कंपोनेंट्स हैं वो सारे हाइड्रोस्फीयर में आएंगे। हम इन सभी कंपोनेंट पे डिटेल में भी बात करेंगे, परंतु यहाँ पे अगर हम देखें, केवल स्कोप ऑफ इन्वायरमेंट की बात कर रहे हैं, तो आपको इसी तरीके से, इसी लहजे से, इसी वे में इनको समझना होगा। नेक्स्ट अगर हम देखें तो हमारा कंपोनेंट है लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर जितनी भी हमारे आवश्यक, जो हमें ज़रूरत है जिन न्यूट्रिएंट की, जिन मिनरल्स की, वो सभी हमें जो है लिथोस्फीयर से ही मिलते हैं।
और फिर उसके बाद में आता है आपका बायोस्फीयर। बायोस्फीयर वो पार्ट है जहाँ पे जीवन रहता है। अगर हम देखें तो जितने हमारे कंपोनेंट हैं वाटर, एयर और सोयल, इन सभी के मिलने के स्थान पे जहाँ पे जो है आपका वाटर भी मौजूद हो, एयर भी मौजूद हो, सोयल भी मौजूद हो, वहाँ पे जीवन होता है। अगर ये कंपोनेंट अलग अलग हों, सेपरेट सेपरेट हों, तो हो सकता है जीवन का एग्जिस्टेंस ही ना हो। परंतु जब ये तीनों कंपोनेंट मिलते हैं तो जीवन की उत्पत्ति होती है, बायोस्फीयर बनता है। तो इस तरीके से जो हमारे बहुत सारे जो हैं आपके सेगमेंट हैं, और जब भी हम स्कोप की बात करते हैं तो हमारा जो स्टडी होती है, जो हम सीखते हैं, इन्हीं कंपोनेंट के चारों तरफ हमारी जानकारी जो है हम इकट्ठा करते हैं। इन्वायरमेंट बेसिकली फिज़िकल, बायोलॉजिकल और आपके जो कल्चरल कंपोनेंट है, उन सभी के मिलने से ही बनता है। फिज़िकल कंपोनेंट की पिछली लेक्चर में भी हमने बात किया, जैसे कि वाटर, सोयल, मिनरल, रॉक्स। बायोलॉजिकल कंपोनेंट की अगर हम बात करें तो प्लांट, एनिमल और बहुत सारे जो है आपके अदर लिविंग क्रिएचर्स। और कल्चर में आपका सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इशू आएगा। तो इन्वायरमेंट जो आपके चारों तरफ है वो इन्हीं तीन कंपोनेंट से मिलके बना हुआ है। ठीक है बच्चों, अगर हम इसको थोड़ा सा और समझने की कोशिश करें तो स्कोप ऑफ इन्वायरमेंटल साइंस की तरफ जो है हम बढ़ते हैं। अभी हम बात कर रहे थे स्कोप ऑफ इन्वायरमेंट के बारे में। बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि इन्वायरमेंटल साइंस का स्कोप और इन्वायरमेंट का स्कोप जो है दोनों एक जैसा है, बट ऐसा नहीं है। जब हम इन्वायरमेंट की बात कर रहे होते हैं तो हम जो है जैसे कि हमने बात किया कि कैसे आपकी सराउंडिंग्स बनी है, उनके अध्ययन को जब हम उनके स्टडी पे जब हमारा फोकस होता है तो हम स्कोप ऑफ इन्वायरमेंट की बात करते हैं, या इन्वायरमेंट किन किन कंपोनेंट से मिलके बना है। फिर जब इन्वायरमेंटल साइंस के स्कोप की हम बात करते हैं तो इसमें ना केवल आपका जो इन्वायरमेंट का स्कोप है वो सम्मिलित है, बल्कि बहुत सारी अदर एक्टिविटीज़, अदर चैलेंजेस जो हैं वो भी इन्वायरमेंट साइंस के स्कोप में इंक्लूड हो जाता है। जैसे कि हम बात करते हैं सस्टेनेबिलिटी। अगर आप इन्वायरमेंटल साइंस पढ़ते हैं और उसमें स्कोप तलाशते हैं तो एक मेजर स्कोप आपको दिखाई देगा सस्टेनेबिलिटी पे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे। आजकल कितना ज़्यादा पॉपुलर एक टर्म है आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट। हालांकि आज से कुछ साल पहले अगर हम देखें 1970 के से पहले की अगर आप देखोगे तो ये टर्म एग्जिस्ट ही नहीं करती थी उससे पहले तक, जबकि जो है ह्यूमन सिविलाइजेशन तो उससे बहुत पहले का है। परंतु जैसे जैसे इन्वायरमेंट डिग्रेड हुआ, इन्वायरमेंट के डिग्रेडेशन के साथ साथ जो है आपका उसको सही तरीके से मैनेज करने का जो कॉन्सेप्ट आया कि भाई आपका डेवलपमेंट भी चलता रहे और आप इन्वायरमेंट को हार्म भी ना पहुंचाओ, तब सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट जो है लाइट में आया था। एड्रेसिंग चैलेंजेस, इन्वायरमेंटल साइंस जो है उसका एक और मेजर जो स्कोप होता है वो है जो मेजर इन्वायरमेंटल इश्यूज हैं उनको हाईलाइट करना, उनके बारे में जानना, रिसर्च करना, उनको बताना। जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग की आप बात करते हैं, ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज अपने आप में एक बहुत बड़ा इशू है।
परंतु आज भी सभी जितने साइंटिस्ट हैं वो उन सभी का जो है एक सिंगल मत नहीं है, एक सिंगल वे नहीं है इस पे, ग्लोबल वार्मिंग पे। आज भी एक बहुत बड़ा ग्रुप ऐसा है जो ये मानता है कि क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग हो ही नहीं रहा है, जबकि ये एक बहुत बड़ा मेजर इशू है जो पूरी धरती के लिए, पूरी अर्थ के लिए जो है काफ़ी डेंजरस है। तो इसको किस तरीके से बताया जाए, किस तरीके से समझाया जाए, ये आपके स्कोप में आ जाता है। वैसे ही इन्वायरमेंटल पोल्यूशन की डेफिनेशन से लेके टाइप तक आप जितना एड्रेस कर लें इस इशू को उतना कम है। इवन आप ऐसे ऐसे पोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे जो आपको लगेगा कि इस तरीके का भी पोल्यूशन होता है क्या। जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा होगा लाइट पोल्यूशन के बारे में, कि धीरे धीरे लाइट पोल्यूशन इतना इंक्रीज़ हो जाएगा कि आपको आसमान में सितारे दिखने बंद हो जाएंगे। इसके साथ साथ एन नंबर के जो पोल्यूशन हैं जो काफ़ी हाईलाइटेड रहते हैं, वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, नॉइज़ पोल्यूशन, रेडियो एक्टिव पोल्यूशन, ये सभी तो आप लोग जानते ही हैं। फिर आपका आता है सॉल्यूशन देना। देखिए, आपने चैलेंजेस बताए, आपने जो है उसके बाद में सॉल्यूशन प्रोवाइड कराना है। यहाँ पे भी एक बहुत बड़ा स्कोप आ जाता है एनवायरमेंटल साइंस का, कि किस तरीके से आप टैकल करते हैं चीज़ें, क्या क्या आप जो है सॉल्यूशन देते हैं। पुराने टाइम में जब पानी पोल्यूट नहीं होता था, इंडस्ट्रीज़ नहीं थी, तो उस समय पे वाटर पोल्यूशन से रिलेटेड, उनके ट्रीटमेंट से रिलेटेड शायद किसी को जानकारी भी नहीं थी, क्योंकि पोल्यूशन ही एग्जिस्ट नहीं करता था। तो जैसे जैसे वाटर पोल्यूशन इंक्रीज़ हुआ, वैसे वैसे उसको ट्रीट करने की जो टेक्नोलॉजी है वो डेवलप होनी स्टार्ट हुई। और आज हम देखते हैं हमारे पास में बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ हैं जिनके माध्यम से, जिनके द्वारा हम पानी को ट्रीट करते हैं। इसी प्रकार से, इसी टाइप से बहुत सारे पोल्यूशन, बहुत सारे इन्वायरमेंटल इश्यूज़ हैं, उनको आप कैसे टैकल करेंगे। यहाँ पे जो है इन्वायरमेंटल साइंस काफ़ी काम कर रहा है और एक बहुत बड़ा स्कोप यहाँ पे आपको दिखाई देगा। एडुकेटिंग ऑन इन्वायरमेंटल कंपोनेंट। आप किसी भी सॉल्यूशन को तभी इम्प्लीमेंट कर पाएंगे जब आप उसको एड्रेस कर पाएंगे, उसको बता पाएंगे। आपको सबसे पहले प्रॉब्लम बतानी है, तभी लोग उसका जो है सॉल्यूशन जो है फाइंड आउट करेंगे। अगर आपको प्रॉब्लम दूसरों तक आपने नहीं पहुंचाई, दूसरों को बताया ही नहीं, फिर आप कोई सॉल्यूशन दे रहे हैं, तो उनको लगेगा कि भैया आप वो सॉल्यूशन जो है जानबूझ के उनके ऊपर थोप रहे हैं, इसकी आवश्यकता ही नहीं है शायद। जैसे कि अभी जो आप देख रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज की वजह से टेम्परेचर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है, और टेम्परेचर इंक्रीज़ होने के साथ साथ में ये कहा जाता है कि आप जो है सन क्रीम लगाइए, पीक सन आवर में बाहर मत जाइए, तो आपको वो सॉल्यूशन शायद पसंद ना आए कि भैया बाहर नहीं निकलेंगे तो काम कैसे करेंगे। बट अगर आप जो है दुष्परिणाम जो हैं, एडवर्स इफ़ेक्ट जो हैं क्लाइमेट चेंज की वजह से, जो टेम्परेचर बढ़ रहा है, जो यूवी इंडेक्स बढ़ रहा है, अगर आप उसके बारे में बताएंगे तो शायद लोगों को वो समझ में आ जाएगा। तो अवेयरनेस, लोगों को इन्वायरमेंटल कंपोनेंट्स के बारे में बताना है ना, लोगों को ये बताना कि किस तरीके से जो है इन्वायरमेंट काम करता है, किस तरीके से हमारा अर्थ सिस्टम काम करता है, और इसके साथ साथ में कौन कौन से प्रॉब्लम हैं। तो आप
जो है एडुकेटिंग ऑफ इन्वायरमेंटल कंपोनेंट एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ इश्यूज, दोनों को इस तरीके से समझ सकते हैं कि सबसे पहले आप अर्थ सिस्टम के कंपोनेंट को बताओगे, फिर जो है उसके एड्रेस को, इशू जितने भी आपके इश्यूज हैं उनको आप एड्रेस करोगे। इसके अलावा जो है आप इकोलॉजी की तरफ चले जाएंगे, बायोडाइवर्सिटी की तरफ चले जाएंगे, तो आपको वहाँ पे बहुत सारे ऐसी चीज़ें दिखाई देंगी जिन पे बहुत रिसर्च चल रही है, तो वहाँ पे बहुत बड़ा स्कोप आ जाता है। बायोडाइवर्सिटी को लेके ही आप देख लीजिए, बायोडाइवर्सिटी के इश्यूज़ को पहले एड्रेस करना, उनको देखना कि क्या प्रॉब्लम हो रही है। सबसे बड़ा एग्जांपल आप डीडीटी का ले सकते हो। डीडीटी की वजह से आपका बायोमैग्निफिकेशन हुआ, परंतु उस इशू को एड्रेस करना ही जो है कितना बड़ा एक चैलेंज रहा होगा उस टाइम पे। रिचर्ड कॉर्सन, जिनका बुक है आपका साइलेंट स्प्रिंग, जब वो बुक पब्लिश हुआ और उसमें ये इशू हाईलाइट किया गया कि डीडीटी की वजह से माइग्रेटरी बर्ड्स जो हैं उनका नंबर कम हो रहा है, तो जितने बड़ी बड़ी उस टाइम पे पेस्टिसाइड इंडस्ट्रीज़ थी वो सभी उनके अगेंस्ट हो गए थे, वो सभी उनके खिलाफ हो गए थे कि ये तो जो है हमारे बिजनेस को ख़राब कर रही हैं। काफ़ी हंगामा हुआ और वो लोग काफ़ी पॉपुलर भी थे, परंतु सत्य तो यही था कि आपका जो डीडीटी है उसके इस्तेमाल की वजह से जो है बायोमैग्निफिकेशन हो रहा है। बायोमैग्निफिकेशन की वजह से जो है माइग्रेटरी बर्ड्स का नंबर कम हो रहा है, क्योंकि वो जो है उनके एग का जो शेल होता है उसकी थिनिंग की वजह बन रहा है और जो एग है उसकी प्री मैच्योर ब्रेकेज हो जा रही है। इसके साथ साथ अब ये इशू जैसे हाईलाइट हुआ और रिचर्ड कॉर्सन की लाइफ पे बात आ गई, तो वहीं पे एक और स्कोप जनरेट हो जाता है, ग्रीन एडवोकेट। ये भी एक मेजर स्कोप की जो है बनता जा रहा है। बहुत सारे ऐसे एडवोकेट्स के बारे में आप जानते होंगे जो आपका ऐसे मुद्दों पे, ऐसे इश्यूज़ पे बात करते रहते हैं, जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड इश्यूज़ के केस लड़ते रहते हैं। इसके साथ साथ और स्कोप अगर आप स्ट्रेच कर देंगे तो आप ग्रीन मार्केटिंग की तरफ जा सकते हैं। ग्रीन मार्केटिंग, ग्रीन प्रोडक्ट, जितना पोल्यूशन आजकल इंक्रीज हो रहा है उसको देखते हुए ग्रीन मार्केट का एक बहुत बड़ा स्कोप जो है भविष्य में दिखाई दे रहा है। इको फ्रेंडली एक बहुत ही कॉमन जो है टर्म है जो काफ़ी लोग यूज़ करते हैं, जिनको बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंट की जानकारी नहीं है, परंतु वो जो है पढ़े लिखे हैं, वो दो शब्द काफ़ी इस्तेमाल करते हैं, एक ऑर्गेनिक और दूसरा इको फ्रेंडली। आप लोगों ने भी बहुत लोगों के मुंह से सुना होगा, बहुत लोग ऐसे बात करते हैं, भाई हम तो ऑर्गेनिक ही खाते हैं, या हमारा ये प्रोडक्ट तो इको फ्रेंडली है। तो इको फ्रेंडली प्रोडक्ट जिनका इन्वायरमेंट पे इम्पेक्ट कम हो, आप देखेंगे कि इवन छोटे छोटे जो आपके घर में यूज़ होने वाले एप्लियंस हैं, जो उपकरण हैं, उनमें के ऊपर लोगो लगा रहता है कि भाई ये आपका इको फ्रेंडली है। तो जैसे जैसे पोल्यूशन इंक्रीज हो रहा है और उसके साथ साथ अवेयरनेस बढ़ रही है लोगों में, तो लोग काफ़ी अवेयर आपके हो जा रहे हैं और वो ऐसी चीज़ें खरीदना, ऐसी चीज़ें रखना पसंद कर रहे हैं जिनका उनकी सराउंडिंग पे, उनकी हेल्थ पे कम से कम इफ़ेक्ट हो। तो ग्रीन मार्केटिंग यहाँ पे भी जो है एक बहुत बड़ा स्कोप हम आपको देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से ये मेजर फील्ड हैं जहाँ पे आप इन्वायरमेंटल साइंस का स्कोप जो है
देख सकते हैं। तो इस प्रकार अगर कोई क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले आपको समझना होगा स्कोप ऑफ इन्वायरमेंट, उसके बाद में जो है आपको समझना होगा स्कोप ऑफ इन्वायरमेंटल साइंस। दोनों में थोड़ा-सा अंतर है और जब भी आप क्वेश्चन फॉर्म करेंगे तो इसी प्रकार से अपने क्वेश्चन को आप जो है अच्छे से फॉर्म करेंगे। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो लेक्चर सीरीज़ आपके लिए बहुत बहुत उपयोगी प्रूफ होगा। पिछला लेक्चर आप लोगों ने देख लिया होगा और ये लेक्चर भी जो है मैं उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छा लगा होगा। ये लेक्चर सीरीज़ आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख के आप हमें ज़रूर बताएंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। गॉड ब्लेस यू।